आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल फैक्ट्स में। दोस्तों एक बार फिर से हम उपस्थित हुए हैं इसरो के प्रीवियस ईयर के पेपर लेकर के। ये है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का पेपर। इससे पहले भी हम लोग 2015 के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का भी पेपर अपलोड कर चुके हैं। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको इसरो प्रीवियस ईयर पेपर करके एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें आपको वो मिल जाएंगे दोनों वीडियो। तो दोस्तों ये है हमारा विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का पेपर और ये है 2016 का पेपर। और इस पेपर में टोटल 80 प्रश्न हैं, जिसमें से 74 हमारे टेक्निकल हैं और 6 हमारे नॉन टेक्निकल हैं। तो हम लोग 40-40 करके 1 से 40 इस वीडियो में और नेक्स्ट 41 से लेकर 80 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 3 फेज प्रेरण मोटर की स्टेटर में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डैश पर घूर्णन करता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारा 3 फेज मोटर में हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो कौन सा है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है। और वो जिस गति पे घूमता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तुल्यकालिक गति कहते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा सी, तुल्यकालिक गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, 1400 आरपीएम पर घूर्णन करने वाले एक 4 पोल 50 हर्ट्ज प्रेरण मोटर में कितना सर्पण है, मतलब स्लिप ये पूछा है आपसे और रोटेशन दे दिया है। यहाँ पे आरपीएम दिया हुआ है एनआर और एनएस हमको निकालना है। तो एनएस के लिए यहाँ पे देखिए 120 F/P होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 120 अगर रखा जाए, यहाँ पे 120 अगर रखा जाए तो कितना होगा, 120 इंटू फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज, 4 पोल की मोटर है। तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आएगा लगभग 1500, ठीक है, 1500 आरपीएम। 1500 आरपीएम आ गया हमारा एनएस। अब हमको स्लिप निकालना है। तो स्लिप निकालने के लिए सीधे सीधे फार्मूला होता है कि स्लिप बराबर क्या होता है, एनएस माइनस एनआर अपॉन एनएस इंटू 100। यही होता है हमारा स्लिप निकालने का फार्मूला। अब इसको जब देखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा ऊपर डिफरेंस में एनएस माइनस एनआर 100 डिवाइडेड बाई 1500 इंटू 100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा और जब इसको कट करेंगे 100 को 15 से तो ये आएगा 6.66। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। हमारा जो इसमें स्लिप आएगा वो कितना आएगा, 6.66% का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, छोटे संधारित्र प्रेरण मोटर में किस प्रकार के स्टेटर का प्रयोग किया जाता है। तो ये यहाँ पे स्टेटर नहीं होगा, यहाँ पे स्टार्टर पूछा है। यहाँ पे आप लोग ये क्लियर कर लीजिएगा, ये क्या है, स्टेटर नहीं स्टार्टर है। तो आपको पता है कि जितने भी हमारे सिंगल फेज के मोटर होते हैं उनके लिए क्या होता है, ड्यूअल स्टार्टर प्रयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि आईई विनियमों के अनुसार किसी गली के अलावा कहीं सर्विसेज लाइन लगाते वक्त लाइन के किसी भाग के चालक की ऊंचाई एक विनिर्दिष्ट मूल्य से कम नहीं होगी। 11 kV लाइनों के लिए मूल्य क्या है, मतलब हम लोग 11 kV की जो लाइन ले जाते हैं उसका वो डिस्टेंस पूछा है ज़मीन से। तो दोस्तों इसमें 2 टाइप के होते हैं, एक बेयर कंडक्टर होता है और एक इंसुलेटेड कंडक्टर होता है। तो इंसुलेटेड कंडक्टर के लिए 3.963 मीटर रखते हैं और जो हमारे बेयर कंडक्टर होते हैं उनके लिए 4.572 मीटर रखते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमको ये क्लियर नहीं किया है कि हमको इंसुलेशन वाला कंडक्टर है या बिना इंसुलेशन का। तो इसमें से ए और बी दोनों ऑप्शन इसके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एक पेनस्टोक का प्रयोग के बीच कंड्यूट के रूप में किया जाता है। तो आप लोग जानते हैं कि हमारा जो हाइड्रो पावर प्लांट होता है उसमें जो पेनस्टोक होती है वो डैम और टरबाइन के बीच में लगा होता है और इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पावर संयंत्र पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त है। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि हमारे जो हाइड्रो पावर प्लांट होता है वो क्या होता है, प्रदूषण में मदद नहीं करता है, मतलब प्रदूषण नहीं फैलाता है, बल्कि हमारे डीजल न्यूक्लियर और भाप ये तीनों क्या करते हैं, हमारे बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सीलिंग फैन में किस प्रकार के मोटर का प्रयोग किया जाता है। तो सीलिंग फैन में आप लोग जानते हैं परमानेंट कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, 1400 mm 56 इंच ब्लेड साइज वाले सीलिंग फैन का मोटर रेटिंग डैश होगा। तो देखिए दोस्तों इसमें जो हमारे फैंस आते हैं वो हमारे इंचेस के हिसाब से या उसके ब्लेड के साइज के अकॉर्डिंग हम लोग उसके वोल्टेज निर्धारण करते हैं। तो जितने भी हमारे 1400 mm 56 इंच वाले होते हैं वो लगभग 120 से लेके 180 वाट के बीच में आते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक डीसी शंट मोटर का आर्मेचर प्रतिरोध 1 ओम है तथा फील्ड कॉयल 100 ओम है और प्रत्येक 100 आरपीएम के लिए
जो हमारा वोल्टेज है वो 9 वोल्ट्स है और डीसी सप्लाई वोल्टेज कितना हुई है हमारे 100 वोल्ट्स और यह 1000 आरपीएम गति पर चल रहा है, तो डीसी सप्लाई धारा कितनी होगी, मतलब टोटल करंट जो ड्रॉ करेगा मोटर वो कितना करेगा। तो उसको निकालने के लिए हम लोग ये कह सकते हैं कि IL बराबर हम लोग क्या करते हैं IA प्लस ISH करते हैं, यही करते हैं IA प्लस ISH। अभी देखिए यहाँ पे हमको IA भी निकालना है और ISH भी निकालना है, तो यहाँ पे दोनों की हमको रेजिस्टेंस भी दी हुई है। आर्मेचर रेजिस्टेंस 1 ओम दिया है, फील्ड कॉइल रेजिस्टेंस 100 ओम दिया है। तो सबसे पहले हम लोग फील्ड कॉइल का करंट निकाल लेते हैं। तो फील्ड कॉइल का करंट कितना आएगा, ये आएगा हमारा 100 डिवाइडेड बाई 100 वोल्ट्स, ठीक है, जितने हमको सप्लाई मिल रही थी, यानी 1 एम्पियर ये आ गया। अब हमको IA निकालना है, तो IA निकालने के लिए सबसे सीधे फॉर्मूला यहाँ पे ये रखते हैं, IA इज इक्वल टू V माइनस EV बाई RA, ठीक है, V माइनस EV बाई RA। अभी हमको EV निकालना है, क्योंकि EV हमें डायरेक्ट दिया नहीं है, बट V हमको डायरेक्ट दिया हुआ है 100 वोल्ट। तो EV निकालने के लिए हम लोग देखिए, हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ प्रत्येक 100 आरपीएम के लिए 9 वोल्ट है, तो 1000 आरपीएम पे कितना वोल्टेज होगा, ये हमारा बैक ईएमएफ निकल करके आएगा। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये कुछ ऐसा निकल के आएगा, EV इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 9। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये टोटल निकल के आएगा 90 वोल्ट्स, कितना आएगा 90 वोल्ट्स। तो अब इस तरह से हम लोग फिर यहाँ पे IA निकालेंगे, तो IA बराबर अभी आपको बताए थे, तो उसके अकॉर्डिंग रखिए 100 माइनस 90 डिवाइडेड बाई RA, मतलब आर्मेचर रेजिस्टेंस 1। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 10 एम्पियर, कितना आएगा 10 एम्पियर। अब हमको टोटल करंट निकालना है, तो टोटल करंट यानी 10 प्लस 1 कितना हो गया हमारा 11 एम्पियर, कितना हो गया 11 एम्पियर, यानी मोटर की टोटल करंट कितनी होगी 11 एम्पियर। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, आर्मेचर परिपथ में वीवर का मुख्य कारण क्या है। तो आप लोग को पता है कि हमारा अगर ब्रश टेंशन सही ना हो या ब्रश हमारे रॉन्ग पोजीशन में हो तो ये क्या होगा, हमारा आर्मेचर हमारा ओपन सर्किट दोष देगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग ऑप्शन डी करेंगे, यानी रॉन्ग ब्रश पोजीशन के कारण हमारा क्या होता है, हमारा जो आर्मेचर होता है वो ओपन दिखाता है, यानी उसमें से करंट नहीं ले पाते हैं या दे पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि कौन सा विवरण नेमी निवारक अनुरक्षण की अभिलक्षणिक विशेषता का वर्णन करता है। मतलब कि हमको यहाँ पे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बारे में पूछा है, तो इसमें देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि 500 वोल्ट्स पर 100 एम्पियर भार का वितरण करने वाले दीर्घ पार्श्व पथ मिश्र जनरेटर का क्रम से 0.1 ओम, 0.03 ओम तथा 200 ओम आर्मेचर श्रेणी तथा पार्श्व पथ क्षेत्र प्रतिरोध है। तो आर्मेचर धारा कितनी है, हमको यहाँ पे पूछा है आर्मेचर धारा, और ये क्या है जनरेटर है, कंपाउंड जनरेटर है। तो कंपाउंड जनरेटर के लिए हम लोग क्या करते हैं, IA बराबर IL प्लस ISH, यही करते हैं। लोड धारा कितनी है और हमारा शंट फील्ड धारा कितनी है। तो यहाँ पे देखिए इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमको सीधे पहले हमको क्या निकालना है, IA निकालना है, IA निकालना है, तो IL प्लस ISH चाहिए। तो IL लोड करंट कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखेंगे लोड करंट के लिए, तो ये कितना डिलीवर कर रहा है 100 एम्पियर। सीधे हमें लोड करंट तो दे दिया 100 एम्पियर, बट हमें शंट फील्ड करंट नहीं दिया। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि हमारा जो ये जनरेटर जो है उसकी कुछ ड्राइंग इस तरह से बनती है, ये शंट फील्ड करंट, यहाँ पे सीरीज फील्ड करंट, यहाँ पे आर्मेचर, फिर उसके बाद ये दोनों जुड़े रहते हैं और यहाँ पे लोड रहता है, क्या होता है लोड रहता है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ बनता है। तो अब देखिए यहाँ पे टोटल हमें कितना दे रहा है, यहाँ पे 500 वोल्ट्स, यहाँ पे कितना दे रहा है 500 वोल्ट्स दे रहा है। तो यही 500 वोल्ट्स इस शंट फील्ड पे भी जाएगा, ठीक है, इस शंट फील्ड पे भी 500 जाएगा। जब दोनों पे 500 जाएगा तो यहाँ पे हमको क्या निकल सकता है, करंट निकल सकता है। तो इसको देखिए यहाँ पे सीधे करेंगे कि हमारा 200 ओम दिया हुआ है और 500 वोल्ट्स दिया हुआ है, तो हमको ISH निकालने के लिए सीधे रख देंगे 500 डिवाइडेड बाई 200। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 2.5 एम्पियर, ठीक है। तब हमको मिल गया IA भी मिल गया, सॉरी IL भी मिल गया और ISH भी मिल गया। तो इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 100 प्लस 2.5, यानी ये कितना हो जाएगा 102.5। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, वायु अंतराल में समान रूप से फ्लक्स का प्रसारण करने के लिए DC जनरेटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है।
मतलब एयर गैप में जो हमारा फ्लक्स उसका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो करता है वो क्या कहलाता है, पोल शूज कहलाता है। क्या कहता है, पोल शूज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, डीसी जनरेटर के ब्रश किस पदार्थ के बनाए जाते हैं? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप लोग जानते हैं कि कार्बन या ग्रेफाइट के, बड़े जनरेटर में कॉपर प्लस कार्बन का मिक्सचर करके बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, 8 पोल वाले डीसी जनरेटर के सिंप्लेक्स वेब बाइंडिंग आर्मेचर में कितने पार्श्वपथ है? तो यहाँ पे देखिए सिंप्लेक्स वेब बाइंडिंग है, तो वेब बाइंडिंग में क्या होता है, हमेशा A बराबर 2 होता है और प्लेक्स की यहाँ पे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये कौन सा है हमारा, सिंप्लेक्स है, 2 × 1, तो ये कितना हो जाएगा 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2। अगर यहीं पे डुप्लेक्स पूछा होता तो डुप्लेक्स के लिए हम लोग जब पार्श्व निकालते हैं, मतलब समांतर रास्ते, तो वो कितने होते हैं, 2 × 2 = 4। उसी तरह से 3 होता तो यहाँ पे 6 हो जाते हैं, उसी तरह 4 होता तो 8 हो जाते हैं। इस तरह से करके हम लोग क्या करते हैं, प्लेक्स का मल्टीप्लाई करते हैं वेब बाइंडिंग में। और यही अगर लैप बाइंडिंग होती तो पोल के बराबर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, परिणामित्र की रेटिंग किस में किया जाता है? तो परिणामित्र की जो रेटिंग होती है किस में होती है, केवीए में होती है। किस में होती है, केवीए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि एक केवीए 250 वोल्ट 125 वोल्ट के कलीय परिणामित्र के निम्न वोल्टता पार्श्व में कितनी विद्युत धारा है? मतलब ये सीधे सीधे पूछा है कि हमारा जो ये 1 केवीए का हमारा जो ट्रांसफार्मर है उसके सेकेंडरी साइड में कितनी करंट बहेगी। तो सेकेंडरी साइड की यहाँ पे वोल्टेज दी हुई है और यहाँ पे इसकी पावर रेटिंग, तो 1000 डिवाइडेड बाई 125 करेंगे तो यहाँ पे हमको क्या निकल के आ जाएगा, करंट निकल के आ जाएगा। यानी करंट निकालने के लिए हम सीधे सीधे इसके केवीए में से जिस साइड की पूछी है वोल्टेज उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा करंट निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसका आ जाएगा 8 एम्पियर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं क्वेश्चन नंबर 18, किस प्रकार का परिणामित्र द्वितीय विलग्न नहीं करता? मतलब किस टाइप के ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वाइंडिंग नहीं होती है, यानी एक ही वाइंडिंग होती है। तो वो होता है हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर जितने भी होते हैं उसमें क्या होता है, सिंगल वाइंडिंग होता है, बल्कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर और करंट ट्रांसफार्मर, इन तीनों में क्या होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। और करंट ट्रांसफार्मर हमेशा सेकेंडरी वाइंडिंग कभी भी ओपन नहीं रखा जाता है, इससे शॉक लग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि 8 पोल 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती की गति कितनी है? या सीधे सीधे पूछा है, आपको स्पीड पूछा है अल्टरनेटर की, तो NS = 120 F/P रखेंगे। तो इसको जब यहाँ पे F की जगह 50 रखेंगे और P की जगह 4 रखेंगे तो ये टोटल निकल करके आ जाएगा आपको 750 RPM। कितना आ जाएगा, 750 RPM। इसको आप लोग याद कर लिए, जैसे कि 2 पोल के लिए 3000 होता है, 4 पोल के लिए 1500, इसी तरह से हम लोग सबको डिवाइड करते 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 8 पोल के लिए 750, क्योंकि ये 2 के ही पेयर में होंगे हमेशा, कभी भी हमेशा ये 2 के पेयर में ही मिलेंगे। तो इसलिए इसको याद कर लीजिए, आप लोग निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका टाइम बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, एक 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड अल्टरनेटर हैव ए रोटेटिंग आर्मेचर विल हैव कितने स्लिप रिंग होंगे? मतलब ये सीधे सीधे पूछा है कि 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड एक हमारा अल्टरनेटर है, तो उसमें आर्मेचर में रोटेटिंग टाइप आर्मेचर है, क्या है, रोटेटिंग आर्मेचर टाइप है, तो उसमें कितने स्लिप रिंग की आवश्यकता पड़ेगी? तो डेल्टा टाइप है तो उसमें कितने होंगे, 3 स्लिप रिंग की आवश्यकता पड़ेगी। अगर वही स्टार होता तो 4 स्लिप रिंग होती, और अगर यही स्टैटिक आर्मेचर होता, मतलब स्थिर रहता आर्मेचर, तो हमारे एक भी स्लिप रिंग की जरूरत नहीं पड़ती। अगर स्टैटिक आर्मेचर है और फील्ड के लिए पूछ दिया तो उसमें 2 हो जाएंगे, 2 स्लिप रिंग की आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, प्रत्यावर्ती की स्टेटर में बाहरी परिपथ में विद्युत धारा डैश द्वारा प्रवाहित किया जाता है। अब देखिए एकदम सेम ऊपर अभी हमने बताया कि जो हमारे अगर स्टेटर हमारा स्थिर रहे, क्या हो, हमारा आर्मेचर अगर स्थिर है तो उसमें कितने स्लिप रिंग की आवश्यकता पड़ेगी, एक भी नहीं। उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, डायरेक्ट संयोजन लेकर के बाहर सप्लाई दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, एक मुख्य कार में डीसी तथा एसी जनरेटर समान है, वह है डैश। मतलब एसी और डीसी दोनों टाइप के जनरेटर में क्या समानता है, तो दोनों के जो आर्मेचर में हमारा जनरेटेड ईएमएफ होता है वो क्या होता है, एसी होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं क्वेश्चन नंबर 23, वैद्युतिक आधारित आग के मामले में किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो आपको पता है कि हमारा यहाँ पे पूछा है नॉट टू बी यूज, मतलब नहीं करना चाहिए, तो वो होता है हमारा फोम टाइप। फोम टाइप जितने भी हमारे होते हैं उसमें क्या होता है, झाग होता है और थोड़ी सी पानी होती है, इसलिए हम लोग उसका प्रयोग वहाँ पे नहीं करते। तो इसलिए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं क्वेश्चन नंबर 24, मानव शरीर पर विद्युत प्रघात का परिमाण यानी शॉक का जो हमारा मैग्नीट्यूड है वो किस पर डिपेंड करता है? तो हमारा डिपेंड करता है हमेशा करंट फ्लोइंग थ्रू द बॉडी एंड टाइम
मतलब कितने समय के लिए उसमें से धारा प्रवाहित हुई। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक करंट फ्लोइंग और दूसरा होता है टाइम, कि कितने देर तक उसमें से धारा बही। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं क्वेश्चन नंबर 25 कि धातु काट आरी ब्लेड के दांतों का आकार इसके पिच से सीधे संबंधित है, पिच को कैसे विनिर्दिष्ट किया जाता है। तो आपको पता है कि इसके जो दांते होते हैं उसके पिच पे ही डिपेंड करते हैं, पिच जो होती है उसके दांते के आकार पर ही डिपेंड करते हैं। तो इस तरह से ये 100 भी होता है, 25 mm भी होता है और 10 mm भी होता है। तो इसलिए क्वेश्चन का आंसर ए बी सी डी तीनों हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं क्वेश्चन नंबर 26, एक केबल का स्ट्रिपिंग करते वक्त नाइफ ब्लेड को किस कोण पर रखना चाहिए। तो हम लोग अगर इंसुलेशन उतार रहे हैं किसी केबल का, तो हम लोग जो चाकू है वो 20 डिग्री से हमेशा कम पे रखेंगे। 20 डिग्री से कम रखने पे वो आराम से उसका इंसुलेशन उतर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं क्वेश्चन नंबर 27 है कि एक थायराइड टाइप तड़ित निरोधक कौन से हैं। मतलब कि जो थायराइड टाइप लाइटिंग अरेस्टर होता है वो हमारे सर्ज धारा को क्या करता है। तो ये इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि ब्लॉक द सर्ज वोल्टेज, सेकंड है ऑब्जर्व द सर्ज वोल्टेज, ऑप्शन थर्ड है ऑफर अ लो रेजिस्टेंस पाथ टू द सर्ज, और ऑप्शन डी है कि रिटर्न सर्ज बैक टू द सोर्स। तो ये देखिए इसमें से जो हमारा लाइटनिंग अरेस्टर थायराइड टाइप के जो होते हैं उनका एक ही काम होता है कि वो क्या करें, ऑफर अ लो रेजिस्टेंस पाथ टू द सर्ज। मतलब जितना निम्न हो सके उतना कम रेजिस्टेंस का पाथ उसे ऑफर करें कि आराम से वो धारा क्या हो, ग्राउंड हो जाए, यानी जमीन में अपना न्यूट्रलाइज हो जाए। और ये ब्लॉक करना, एब्जॉर्ब करना और रिटर्न करना इसका काम नहीं है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं क्वेश्चन नंबर 28 है 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज 3 फेज पूर्ण तरंग दिष्टकारी की रिपल फ्रीक्वेंसी क्या है। तो आपको पता है कि जो हमारी फुल वेव रेक्टिफायर होती है उसकी कितनी होती है, 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। और यहाँ पे 3 फेज फुल वेव है, तो देखिए फुल वेव और हाफ वेव में, और वो भी 3 फेज में, तो कितने होते हैं हमारे 3 डायोड होते हैं। कितने, 3 डायोड हमारे होते हैं हाफ वेव के लिए, ठीक है, हाफ वेव के लिए 3 फेज में, और फुल वेव के लिए हमारे होते हैं 6 डायोड। कितने होते हैं, 6 डायोड। तो जो हमारे फुल वेव है तो उसके लिए 50 है। तो अभी देखिए हम क्या कर देंगे, 6 का गुणा कर देंगे 50 में, तो एक टोटल निकल के आ जाएगा 300 हर्ट्ज। कितना आ जाएगा, 300 हर्ट्ज। तो फुल वेव हमारे जितने भी 3 फेज रेक्टिफायर होंगे उसमें जो हमारा रिपल फ्रिक्वेंसी होगा वो कितना होगा, 300 हर्ट्ज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं क्वेश्चन नंबर 29, एक मोटर जनरेटर सेट में किस प्रकार के एसी मोटर का प्रयोग किया जाता है। तो जो हमारे एमजी सेट होते हैं उसमें हमेशा स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं क्वेश्चन नंबर 30, संयोजन किए जाने वाले साधन का डैश न किए जाने पर घरेलू वायरिंग में 2 पिन सॉकेट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इसमें ये पूछा है कि अगर वो डबल इंसुलेटेड है, अगर वो डबल इंसुलेटेड है तो उसमें क्या करना चाहिए, हम लोग को 2 पिन साधनों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, 2 पिन साधन, 2 पिन जो सॉकेट है उसका प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे ये पूछा है 2 पिन सॉकेट शुड नॉट बी यूज्ड इन डोमेस्टिक वायरिंग अनलेस द अप्लायंसेस टू बी कनेक्टेड इज। मतलब कि जब तक 2 डबल अर्थ ना हो तब तक हम लोग क्या करें, 2 पिन सॉकेट का प्रयोग ना करें। अगर डबल अर्थ है तो वहाँ पे 2 पिन सॉकेट का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि विच टाइप ऑफ वायरिंग इज सुटेबल फॉर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। तो जो अभी इस समय हम लोग का मेन वायरिंग का टाइप चल रहा है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देते हैं 32, 16 एम्पियर फ्यूज शाखा परिपथ पर एक साधन का अधिकतम अनुज्ञेय वोल्टेज कितना है। मतलब कि 16 एम्पियर पर कितना हम लोग लोड दे सकते हैं, सीधे सीधे हम लोग पूछ रहा है। और ये फ्यूज है, तो आप लोग जानते हैं कि जो हमारा फ्यूज होता है वो रेटेड, मतलब जितना हमारा करंट ड्रॉ करेगा अप्लायंसेस उसका 1.5 गुना रखा जाता है। तो 1.5 गुना अब इसको हटाएंगे तो ये लगभग आ जाएगा 12 के करीब में। ठीक है, 12 के करीब में आएगा। तो 12 एम्पियर लेना यानी 3 किलोवाट, क्या होगा, 3 किलोवाट लोड को हम लोग क्या कर सकते हैं, 16 एम्पियर फ्यूज पे चला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 कि धनात्मक तर्क से युक्त एक नैंड सर्किट, जो नैंड सर्किट है, पॉजिटिव लॉजिक दिया जाए तो वो किस टाइप का ऑपरेशन दे सकती है। तो जो हमारे नैंड होते हैं वो अगर पॉजिटिव में है तो ये हमेशा अपोजिट होता है नॉर के। किसके होता है, नॉर के। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए।
क्वेश्चन नंबर 34 है, एक दशक गणित के लिए डैश अपेक्षित है, मतलब एक डिकेट काउंटर के लिए कितने फ्लिप फ्लॉप की आवश्यकता होती है, तो एक डिकेट काउंटर के लिए हमेशा 4 फ्लिप फ्लॉप की आवश्यकता होती है, और डिकेट काउंटर जो होता है वो 0 से लेकर 9 तक के काउंटिंग नंबर्स को शो कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, एक पीएन संधि अगर अग्र अभिनीत होने पर क्या होता है, तो जो हमारा पीएन जंक्शन होता है, डायोड होता है, अगर उसे हम लोग क्या करें फॉरवर्ड बायस में रखें तो उसका जो डिप्लीशन रीजन जो होता है वो क्या होता है, घट जाता है, और हमारे जो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपस में रिकम्बिनेशन करते हैं और उसमें धारा प्रचालन स्थापित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, ट्रांजिस्टर एक परिवर्ती प्रतिरोधक के रूप में कार्य करता है कब, तो जैसे कि आपको पता है कि ट्रांजिस्टर अगर हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस की तरह तभी काम करेगा जब हमारा उसका इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड में हो और कलेक्टर जंक्शन रिवर्स में हो, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से डीसी के लिए मात्र प्रयोज्य संधारित्र कौन सा है, तो डीसी के लिए हमेशा क्या होता है, उसमें पोलैरिटी होती है, और एक ही टाइप का हमारा जो कैपेसिटर होता है जिसमें पोलैरिटी होती है वो होती है इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर, ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, ईएमएफ ई वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर ओम प्रत्येक एन सेल के एक बाहरी प्रतिरोधक कैपिटल आर द्वारा श्रेणी संयोजन किया जाता है, तो आर द्वारा प्रवाहित धारा को किस प्रकार दिखाया जाएगा, यानी उस पूरे सेल में से कितने जो धारा चलेगी उसका फॉर्मूला क्या है, तो आप लोग जानते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, ई डिवाइडेड बाई आर प्लस आर बाई एन, ठीक है, आर बाई एन होता है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो एन ई डिवाइडेड बाई एन आर एन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, तो ये होता है हमारा करंट का फॉर्मूला। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे देखिए हल्की सी मिसप्रिंटिंग है, इस यहाँ पे स्मॉल आर होना चाहिए, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं क्वेश्चन नंबर 39, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस दैट रिक्वायर्स 0.5 कूलम्ब टू चार्ज टू 25 वोल्ट्स, मतलब इसमें हमको कैपेसिटेंस निकालना है, तो हम लोग कल फॉर्मूला देखे थे Q बराबर सी वी, तो हमको C निकालना है तो Q डिवाइडेड बाई V कर देंगे, ठीक है, Q डिवाइडेड बाई V यानी 0.5 डिवाइडेड बाई 25, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.02 फैरेड, कितना आएगा 0.02 फैरेड, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं क्वेश्चन नंबर 40, हाइड्रोमीटर में 1.26 दिखाते वक्त लेड एसिड बैटरी की स्थिति कैसी होती है, तो वो क्या होती है हमारी फुल्ली चार्ज, अगर 1260 से लेकर 1280 यानी 1.260 से लेकर के 1.280 तक दिखाता है तो वो हमारे क्या होता है फुल्ली चार्ज होता है, और अगर 1100 के नीचे आता है या 1100 से कम दिखाता है तो वो क्या होता है हमारा डिस्चार्ज कहलाता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगर आपको हमारा समझाने का तरीका पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू।